नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, घरेलू हिंसा के मुकदमे में हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, ठीक, और मेरे ख्याल से सबको समझ में आया भी होगा। और कोई डाउट वगैरह रहता है तो मुझे कुछ मैसेज लोग कर देते हैं, उसमें मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर वो लोग जिनका अभी घरेलू हिंसा में केस शुरू हुआ है और अभी उसमें कोई आदेश नहीं हुआ है या फिर हाल फिलहाल में कोई आदेश हुआ है, ऐसा कुछ भी अगर होता है, इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है कि इसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, जिसमें क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है कि प्राइमा फेसिया ये जज को बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्या देखा कि उसको लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके बाद ही वो इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर करेगा। ठीक है। अगर कभी भी आप इसमें जजमेंट देखते हैं जजों के जिसमें वो लिखते हैं कि घुमा फिरा के जजमेंट लिखते हैं, तो उस जजमेंट को थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस में जज साहब ने गोल गोल घुमा दिया है हमें जो मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका मेन एम ही रहता है कि इसमें मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद पत्नियां गायब हो जाती हैं, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए एग्जीक्यूशन लगाने आती हैं, अदरवाइज वो गायब रहती हैं। और पति जो है वो चक्कर लगाता रहता है और पति का वकील उससे वसूली करता रहता है। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस में अपने मामले को 60 दिन से ज़्यादा ना जाने दें। अब बात 60 दिन की है अगर, तो भाई हम भी जानते हैं कि केस 60 दिन में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ पे अड़े रहेंगे तो कानून से हटकर कोई फैसला करने की औकात सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है। भले कोर्ट 60 दिन में डिसाइड ना करे, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, अधिकतम 1 साल में मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर मामला झूठा है तो 100% आप जीत जाएंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा साबित नहीं होता। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो प्रूव नहीं होता है क्योंकि हुआ ही नहीं है, इसलिए। और अगर वो केस अगर आप जीत गए तो जो बाकी केस चल रहे हैं उसके माध्यम से वो भी आप जीतेंगे, क्योंकि सारे केसों में पत्नियां एक ही कहानी का जिक्र करती हैं, सब में कहानी एक ही रहती है। जितने भी केस हैं सब में एक ही जैसी घटना का जिक्र रहता है। हालांकि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसको डबल जोपार्डी कहते हैं, जिसके मुताबिक किसी एक व्यक्ति पर एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। और इस पे आज तक PIL लगी नहीं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर लगे, हो सकता है हम ही लगाएं। जो घरेलू हिंसा में लिखा है वही 498 में लिखा है, वही 125 में लिखा है, वही चाइल्ड कस्टडी के रिप्लाई में लिखा गया है, वही डाइवोर्स में लिखा हुआ है, वही स्त्रीधन के केस में लिखा हुआ है, सब में वही कहानियां हैं। और इसमें एक जजमेंट भी आया था, एक जजमेंट है इसमें, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो जजमेंट, जिसमें कि हाईकोर्ट ने कहा कि 125 और डोमेस्टिक वायलेंस दोनों में कॉज ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए एक ही मुकदमा चलेगा। इसमें एक जजमेंट आया था। साथ में अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर घरेलू हिंसा नामक कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि 498 पहले से हमारे देश में बना हुआ है, और 498 दहेज कानून नहीं है। दहेज कानून तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो अलग से बना हुआ है, जिसका सेक्शन 345 मेन सेक्शन है। तो दहेज कानून तो 498 है ही नहीं। वो कई लोग 498 को दहेज कानून बोलते हैं, वो दहेज कानून नहीं है। दहेज कानून तो अलग से बना हुआ है। तो 498 में साफ लिखा हुआ है कि महिला के साथ हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है, उसको मानसिक प्रताड़ना की जाती है, पहले से लॉ था, फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बना दिया? तो इसका कारण है राजनीति। ठीक है। जो घरेलू हिंसा कानून था उसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट की एक फेमिनिस्ट एडवोकेट है, इंदिरा जयसिंह नाम है उसका, उसने करी थी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि जो उसकी ड्राफ्टिंग करी थी इंदिरा जयसिंह ने,
तो उसमें ये हुआ था कि जो हमारे इंडिया का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो पूरी कॉपी है इंग्लैंड की। मतलब कि हम हर चीज़ कॉपी करके बना रहे हैं, यही हमारी औकात है। हम खुद का कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन वो कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाए। वो नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है, शायद कमी रह गई। वो कॉपी ठीक से इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल है। इंग्लैंड का डोमेस्टिक वायलेंस लॉ अमेरिका का, कनाडा का, फ्रांस, जर्मनी, इवन पाकिस्तान का, ये जेंडर न्यूट्रल है। भारत का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सिर्फ महिला के लिए बना हुआ है। अब जरा देखिए कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं जुडिशरी और विधायिका मिलकर। भाई जब संविधान में कहा है सब बराबर है तो यहाँ पर फिर इक्वलिटी कहाँ गई? अदर कंट्रीज के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जब आप उठाते तो उसमें लिखा हुआ है कि ये एक्ट किस किस को प्रोटेक्शन देता है? हस्बैंड को, वाइफ को, मेल, फीमेल, चाइल्ड, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज पीपल। मतलब वो सबको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है कि अगर उसके साथ उसके घर में घरेलू हिंसा होती है तो। इंडिया का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जनरली 99% मामलों में सिर्फ बहू को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, सास को भी नहीं करता। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला पे घरेलू हिंसा का आरोप है तो उसको घर से निकाला नहीं जाएगा। ऐसी भी कुछ बातें उसमें लिखी हुई हैं। मतलब पूरी तरीके से इस आइडियोलॉजी के साथ इसको बनाया गया कि कुछ भी हो जाए महिला को सजा नहीं देनी, पुरुष को ही देनी है। मतलब उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पुरुष है वो अपराधी है और जो महिला है वो पीड़ित है। इतना बायस्ड कानून बना हुआ है। उसके बाद आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जिसमें संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और वो संविधान कहीं से भी इक्वलिटी की बात, अगर मतलब संविधान भी पूरी तरीके से इक्वलिटी की बात करता नहीं है, और हमारी संसद और हमारी न्यायपालिका ये भी इक्वलिटी की बात नहीं करते। क्योंकि संविधान में एक तरफ लिखा है सब बराबर है, दूसरी तरफ उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन होंगे। तो भैया ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना। और जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो समानता की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो तो लागू ही नहीं हमारे देश में। वो सिर्फ उसमें लिखा हुआ है बस। वो लागू तब होता है जब है ना महिला अधिकार की मांग करती है, तब लागू हो जाता है। जब पुरुष अधिकार की मांग करे तब वो सो जाता है। ऐसा ही होता है। इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा ये वाली बात कि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। कई लोग हैं जो मतलब इसमें भी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि बाबा साहेब का संविधान, सब फालतू बातें हैं। हमारा जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को है नहीं। और जितने भी लोग कहते हैं कि संविधान बड़ा अच्छा है, तो मैं दावे में एक बात बोल दूं कि उनके बाप के बाप ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा वो अच्छा नहीं है। अगर उस संविधान को हटा दिया जाए ना और एक अच्छा संविधान बनाया जाए तभी देश बदल सकता है, वरना देश नहीं बदल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से आपका अच्छा नहीं है। ये जितने भी लॉ बने ना उनमें कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही बने हैं। जो उल जलूल कानून बने हुए हैं ये सब संविधान के कारण बने हुए हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या, मुझे बताइए कि एक गाड़ी हो उसका हर ड्राइवर खराब हो? ये पॉसिबल नहीं है। उसके कई ड्राइवर खराब हो सकते हैं कि एक गाड़ी है उसमें कई ड्राइवर आ रहे हैं, उसको चला रहे हैं और ठीक से चला नहीं रहे, लेकिन सारे ड्राइवर खराब हो ये संभव नहीं है। उसी तरीके संविधान एक गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी में ही खराबी है। कितना भी अच्छा ड्राइवर आ जाए वो गाड़ी चलेगी नहीं ठीक से, वो गाड़ी आपकी जान ले लेगी। कहीं उसके ब्रेक फेल हो रहे हैं, कहीं उसके इंजन में दिक्कत आ रही है, हम दो ड्राइवर को दे रहे हैं। भाई एक ड्राइवर खराब हो सकता है, दो ड्राइवर खराब हो सकते हैं, सारे ड्राइवर खराब नहीं हो सकते। उसी तरीके से इस देश में कई अच्छे लोग आए, कुछ अच्छे मुख्यमंत्री बने ईमानदार, भाई सारे लोग खराब नहीं हो सकते। कुछ अच्छे आईएएस बने, कुछ अच्छे मुख्यमंत्री बने, कुछ अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपका संविधान ही ऐसा बना हुआ है। 1935 में अंग्रेजों ने संविधान बना दिया था, उसका नाम था भारत शासन अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये उसका नाम था। ठीक है, ये 1935 से बनाया था ब्रिटिश हुकूमत ने। जो आपका संविधान है वर्तमान में ये 80% उसी की कॉपी है। ठीक है, 80% ये उसी की कॉपी है, हूबहू वर्ड टू वर्ड।
जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। ध्यान से सुन ले वो लोग जो डिंगे हाँकते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, ठीक है। हमने तो आरटीआई भी लगाई संविधान को लेकर संसदीय मंत्रालय में कि क्या भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं, तो उत्तर निकल के आया था भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं है। किसी को वो आरटीआई चाहिए तो मुझे कॉल कर सकता है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। इसलिए मुझसे कानून के लेकर उलझना नहीं। कई गंवार लोग हैं जो ऐसा कहते हैं दिन रात की बहुत अच्छा संविधान है फलाना, सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके बाप ने संविधान नहीं पढ़ा होगा। 1935 में ब्रिटिश हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत इस माइंडसेट से काम कर रही थी कि हम देश में अब परमानेंटली कब्जा कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर एक अलग तरह की सरकार चलाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारत के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ। यहाँ एक और गलत फहमी है, हालांकि मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात करूँ मगर ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ एक और गलत फहमी है कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि जिसके हाथ में सत्ता आती है वो अपने ही अनुरूप इतिहास को लिख देता है। गांधी ने देश को आज़ाद नहीं करवाया है, देश को आज़ाद करवाया था सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में। उन्होंने जापान के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खतरनाक लड़ाई लड़ी थी। इम्फाल में नेताजी की सरकार बन चुकी थी, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि उनके नाम के नोट भी छप गए थे, वो नोट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज़ों को चुन चुनकर मार रही थी। यही कारण था कि अंग्रेज़ों के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कंगाल हो गया था और उनके पास भारत को चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। यही कारण है कि वो देश छोड़कर भागे हैं, ठीक है। तो देश को आज़ाद जिसने करवाया वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कहाँ गए कोई नहीं जानता, ठीक है। वो एक रहस्य है कि बाद में कहाँ गए। कई लोग बोलते हैं कि जनरली अंग्रेजों ने उनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया था और शायद कांग्रेस पार्टी या गांधी नेहरू की मिली भगत से मेरे ख्याल से वो गायब हुए। उनकी कोई सड़क हादसे में मौत, सॉरी विमान हादसे में उनकी कोई मौत नहीं हुई, वो कहाँ गए भगवान जाने। लेकिन देश की आज़ादी के नायक वही थे, ठीक है। तो इसलिए हम आज़ाद हुए थे। और उसके बाद जो संविधान बना वो संविधान 80% वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था और 20% हमने कॉपी पेस्ट किया अलग अलग देशों से। फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ठीक है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स हो गए, ये हमने अलग अलग देशों से कॉपी पेस्ट किया। लेकिन उसमें भी हमने बदमाशी करी। पूरी दुनिया में जो अधिकार दिए गए हैं वो हमें अधिकार आज तक नहीं मिले हैं, ठीक है। तो कभी भी ये व्यर्थ की बकचोदी ना करें कि संविधान बड़ा अच्छा है। संविधान अगर अच्छा होता तो देश की हालत ना होती, ठीक है। और हम इस देश की हालत में क्या कहते हैं, नेता जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो नेता इसलिए जिम्मेदार हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जनता को कोई पावर नहीं दिया गया है, ठीक है। कोई आपको पावर नहीं दिया, आपको राइट दिए गए हैं, पावर नहीं दिया गया है। राइट और पावर दोनों फर्क होता है, ठीक। तो संविधान के कारण हमारे देश में ऐसे लॉ बनते हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो इसलिए मतलब बायस है क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। उसको इंदिरा जैसी ने ड्राफ्ट किया था, उसकी ड्राफ्टिंग के बाद काफ़ी बहस हुई थी। उस समय अरुण जेटली जो हुआ करते थे वो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार में कानून मंत्री भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे। वो उनमें और इंदिरा जयसिंह में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। अरुण जेटली ने कहा था ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका है ये जेंडर बायस्ड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये पास हुआ और आज लागू है। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक। तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास पहले से ही 498 नामक कानून है, इसलिए हमें घरेलू हिंसा की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने क्या किया, 498 और 125 इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो एक नया कानून पैदा हुआ घरेलू हिंसा, जो क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, जिसमें आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लग जाता है। और हमारे यहाँ पर तो हमने देखा है कि एक केस है हमारे पास जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा और वो शख्स टीचर हैं और वो मुस्लिम है। तो जैसे उन पे आरोप लगा वैसे वो सस्पेंड हो गए। तो जरा देखिए कि इसमें कभी प्राइमा फेसिया देखा नहीं आता है कौन सही है कौन गलत है, बस महिला कोर्ट जाती है और डायरेक्ट मुकदमा दर्ज करवा देती है। तो जब भी जज इसमें नोटिस का ऑर्डर करता है तब भी उसको प्राइमा फेसिया देखना है कि घरेलू हिंसा हुई है कि नहीं हुई है। उस ऑर्डर शीट को जरूर निकलवाए, क्या लिखा है उसने, और उसको चैलेंज करें। उसके बाद जब वो भरण पोषण इंटरिम उसका ऑर्डर करता है उसको भी जरूर निकलवाएं, उसको भी चैलेंज करें, ठीक है।
और अगर आपके उसमें ऐसा ऑर्डर हो गया है तो उसको भी चैलेंज कर दें, ठीक, क्योंकि जज को ये बताना आवश्यक है कि घरेलू हिंसा कहाँ हुई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कहाँ घरेलू हिंसा फाइंड आउट किया, जज को ऐसा क्या लगा घरेलू हिंसा हुई है, ठीक है। और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भाई मेजोरिटी केस घरेलू हिंसा के झूठे हैं, तो इन सब के साथ उसको चैलेंज जरूर करें, उसको उस केस को आगे ना बढ़ने दें। भाई जज ये तो बताए कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्योंकि इन सब केसों में यही एक ढर्रा चल रहा है। इस ढर्रे को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह के केस जीत जाते हैं तो आगे के सारे केस जीतने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि अगर फैमिली मैटर में एक केस बंदा अगर जीता तो बाकी केस में फिर जो महिला है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। एक केस हमारे पास था तो उसमें जो हस्बैंड था वो डाइवोर्स केस जीत गया था, उसके सारे केस चल रहे थे उसके ऊपर, उसमें मेंटेनेंस भी था, चाइल्ड कस्टडी का भी था, 498 डाउरी एंड डोमेस्टिक, वो सारे केस थे। वो वहाँ से फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स केस जीत गया। डाइवोर्स के वाइफ ने लगाया था और वाइफ ने वही एलिगेशन लगाए थे मारा पीटी के। तो जब वो डाइवोर्स केस जीता तो वहाँ पर उसने फिर, क्योंकि डाइवोर्स केस में वाइफ कुछ भी साबित नहीं कर पाई थी, वही चीज़ 498 में लागू कर दी, वहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी लगा दी। परिणाम ये हुआ कि उसका 498 भी खारिज, डोमेस्टिक वायलेंस भी खारिज। आखिरी में वो समझौते पे उतारू हो गई कि मैं समझौता करना चाहती हूँ, मुझे इतने लाख दे दो, इतने लाख दे दो। कैसे तैसे वो आते के नीचे आते के फाइनली 3 लाख रुपए में वो मानी कि उसको पता था कुछ नहीं मिलना है आगे। हस्बैंड ने 3 लाख उसको दिए, चाइल्ड कस्टडी भी हस्बैंड के पास ही रही। तो इस तरीके से अगर हम कहीं कानून की बारीकियों को पकड़ते हैं तो हम केस को अच्छे से जीत सकते हैं। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।